Yeah, yeah. So let's get started, guys, with the fourth and possibly the last session of this course on signals and systems in this series. So I'll just start with a quick recap of what we have seen last time. So last time what we have seen was like, we have seen, first of all, we have seen the signals, then we have seen the systems. And, the last time was dedicated for the system types we have seen. And a lot of things like as far as the importance in signals and systems is concerned. So we have seen various blocks. See, as I said before also, we may not be able to cover each and every block, but I have just tried to focus on very important blocks of signals and systems. जैसे पहले हमने सिग्नल्स के बारे में देखा, फिर सिस्टम्स के बारे में देखा, और इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो कन्वोल्यूशन के बारे में देखा. वी हैव सीन अबाउट द टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, द मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज that are linear as well as time invariant system. We said that linear as well as time invariant systems are very popular, very nice, and they are very easy to analyze. They are mostly found in very practical systems. They are all linear as well as time invariant. Although human being can be considered as a system, but again it is neither linear nor time invariant. Okay, it's highly non-linear, it's highly time varying, because आज जो सोच रहे हो जरूरी नहीं कि कल वही सोचोगे, आज जो खा रहे हो जरूरी नहीं कि वही आउटपुट उसका वही आएगा कल एंड ऑल. So although the systems we expect to be linear as well as time invariant, but human is highly non-linear per se, a system. All right, so we have seen these concepts in signals and systems, and we are going to see one more interesting concept, and that in fact forms a very good kind of a bridge between the two domains. Now इसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ. देखो, अभी तक के हमने सिर्फ और सिर्फ सिग्नल्स को या फिर सिस्टम्स को टाइम डोमेन में पढ़ा. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? जैसे मैं बात कर रहा हूँ अभी, मैं फिर से ये एग्जांपल देना चाहूंगा. मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ फिलहाल अपनी. Yeah, just a minute. बीच में से कुछ
Yeah, hello, am I audible, guys? Yes, sir. Was it Yes, disconnected? sir. Yes. All right, so fine, not a problem. I'll just start from the beginning. As I said, we are going to see at a different, fresh new topic. So what I will do is I'll just share my screen. So here's the screen that you can just see. Okay. Now hope you are able to see my screen. And ये मैंने इसके पहले भी दिखाया हुआ है कि ये जो है ना ऑसिलोस्कोप है जिसपे मैं जो बात कर रहा हूँ ना वो दिख रहा है. ओके, इट्स सिंपली शोइंग व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग. इट्स माय वॉइस सिग्नल. ओके, इट्स माय वॉइस सिग्नल स्ट्रेंथ दैट इज वैरिंग विद टाइम. तो ऐसे सिग्नल्स को बोलते हैं हम टाइम डोमेन सिग्नल. हमने पहले देखा है कि सिग्नल जो है ये वक्त के साथ साथ बदल रहा है, मतलब ये टाइम के साथ बदल रहा है, ये टाइम डोमेन सिग्नल है. अब हो क्या रहा है इसमें, प्रॉब्लम ये है कि सिंपल सिग्नल्स के लिए ठीक है, मतलब पर अगर कॉम्प्लेक्स सिग्नल को हमको एनालाइज करना है, फॉर एग्जांपल ये वॉइस सिग्नल जो आप देख रहे हो, क्या ये आप बता सकते हो कि मेरी वॉइस में कौन कौन से नोट्स प्रेजेंट है? जैसे फॉर एग्जांपल म्यूजिकल नोट्स रहते हैं, या फिर कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज आपको प्रेजेंट है मेरी वॉइस में, ये बता पाओगे? नहीं बता सकते हो टाइम डोमेन को सिर्फ देख के. जैसे काफी सारे एग्जांपल्स मैं ले सकता हूँ यहाँ पे, कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये वॉइस जो है, आपको मान लो कि वो अच्छे से नहीं आ रही है, या फिर उसमें बहुत सारा नॉइज आ रहा है. अगर मुझे नॉइज को हटाना है, या फिर मेरे वॉइस को जो है वो इम्प्रूव करना है, नॉइज फ्री करना है, फिल्टर करना है, या फिर जो भी पोस्ट प्रोसेसिंग या फिर प्रोसेसिंग हमको करनी है वॉइस सिग्नल के ऊपर, तो उसके लिए हमको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता करना जरूरी है, इस सिग्नल को एनालाइज करना जरूरी है. तो कोई भी सिग्नल के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं. ओके, जैसे ये वॉइस सिग्नल के कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हुए कि इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है, ये मैक्सिमम कितनी एम्पलीट्यूड इसकी हो सकती है, कितना टाइम ड्यूरेशन है, कोई इसमें फेस चेंज है या नहीं. तो ये सारे एट्रीब्यूट, जैसे हमने साइन वेव का एट्रीब्यूट देखा था, जैसे मैंने बोला कि साइन वेव हो तो वो काफी आसान हो जाता है. साइन वेव जैसे अभी मैं सीटी बजा रहा हूँ, देखो ये एकदम क्लीन साइन वेव आपको जो दिख रही है, उसमें आप फ्रीक्वेंसी अच्छे से आप डिटेक्ट कर पाओगे, फ्रीक्वेंसी आप पता भी कर सकते हो टाइम डोमेन में, क्योंकि हमको बस ये देखना है कि एक सेकंड के अंदर कितने साइकिल्स आ रही है. बट प्रॉब्लम ये है कि अगर ये कॉम्प्लिकेटेड सिग्नल रहा, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल बॉयज की जो वॉइस रहती है वो थोड़ा सा उनका टोन डिफरेंट रहता है, गर्ल्स की टोन जो है या फिर पिच जो है वो डिफरेंट रहती है, हाई रहती है. तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये टाइम डोमेन सिग्नल से हमको नहीं मिल पाती है. तो इसलिए हम क्या जाते हैं, इसलिए हम जाते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में. जैसे आप, ये हुआ फ्रीक्वेंसी डोमेन. मैं यहाँ पे स्विच करके बताता हूँ, ये देखो ये हुआ फ्रीक्वेंसी डोमेन. अब ये फ्रीक्वेंसी डोमेन मतलब क्या, मेरी वॉइस में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है ये आपको बताएगा. देखो यहाँ पे ये स्केल अगर आप देखोगे, मैं जूम करके बताता हूँ आपको, ये सिग्नल में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है. देखो मैक्सिमम ये 7 किलोहर्ट्ज या फिर 8 किलोहर्ट्ज तक जा रही है यहाँ पे. तो मान सकते हो कि अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैक्सिमम इट में हैव लाइक 8 किलोहर्ट्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज. तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो ये टाइम डोमेन में लॉस हो जाती है, या फिर लॉस नहीं होती है, वो दिखती नहीं है, इट बिकम्स इनविजिबल. ओके, इट्स हिडन इन फैक्ट. सो ये इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए हमको डोमेन स्विच करना पड़ता है. व्हाट डू यू मीन डोमेन स्विचिंग? वी हैव टू स्विच फ्रॉम द टाइम डोमेन टू द फ्रीक्वेंसी डोमेन, एंड देयर आर वेरियस टूल्स फॉर इट. जैसे फूरियर सीरीज एक टूल है जिससे हम सिग्नल को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जा सकते हैं, या फिर फूरियर ट्रांसफॉर्म एक अनदर टूल है, लैपलेस है, जेड है. तो ये सारे टूल्स जो है जिससे हम कोई भी टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जा सकते हैं. तो जरूरत क्या है ट्रांसफॉर्म पढ़ने की, ताकि हम सिग्नल को अच्छे से एनालाइज कर पाए उसके फ्रीक्वेंसी डोमेन में. अब जैसे मैंने आपको सीटी बजा के दिखाई कि उसमें साइनोसॉइड है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की. अगर मैं फिर से सीटी बजाता हूँ, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे सिर्फ एक पीक था वहां पे. अभी जब मैं बात कर रहा हूं उसमें इतनी सारी फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है. मतलब ये एक्सिस क्या बताती है, जब मैं बात कर रहा हूं तो उसमें इतनी सारी फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है. देखो यहाँ पे कभी ये फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है, कभी ये फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है, हर एक का मैग्नीट्यूड जो है वो अलग अलग है. पर अगर मैं सीटी बजाता हूं तो वहां पे सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है, अराउंड 1000 हर्ट्ज या फिर 1 किलोहर्ट्ज के दौरान. मतलब वो क्या बोलता है, दैट इज अ सिंगल टोन सिग्नल. तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये अपने को टाइम डोमेन में नहीं मिली, ये इंफॉर्मेशन जो है ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में मिली. तो इसीलिए हमको ये फ्रीक्वेंसी डोमेन पढ़ना जरूरी है, और उसका एक हम टूल जो है वो आज पढ़ने वाला है. ओके, सो that's all about this the demo that I wanted to show. So let me come back to this session. So yes,
तो ये तो क्लियर है कि हमको क्यों पढ़ना है फोरियर सीरीज या फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म या फिर जो भी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स हैं, पर वो सब पढ़ने से पहले हमारा फंडामेंटल्स बिल्ड करना बहुत जरूरी है। तो वो कौन से फंडामेंटल्स है जो हमको पढ़ना जरूरी है? तो मैं अभी इसके पहले आ जाता हूँ थोड़े से बेसिक्स के ऊपर। देखो अब तक के हमने क्या किया कि देखो पहले क्या होता था कि नंबर्स आए, ओके, नंबर सिस्टम्स आए। नंबर सिस्टम्स बोले तो क्या, हाँ ठीक है, मुझे आपका लेन देन अगर करना है, लेट्स से मान लो कि मैंने 10 रुपए आपको उधार दिए, 20 रुपए उधार दिए, 10 रुपए, 21 रुपए, 20 रुपए, जो भी आप पैसे उधार दे रहे हो, दोज आर नंबर्स, राइट? दोज आर सिंपली नंबर्स। वी डील विथ नंबर्स इन डे टू डे लाइफ। अब हुआ क्या कि पहले सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही थे। ठीक, मेरे पास 2 रुपए है, मेरे पास 2 गाय हैं, मेरे पास 2 बकरियां हैं, या फिर जो भी है, मेरे पास 2 घर है। तो ये जो नंबर्स थे, ये सिर्फ पॉजिटिव थे। बाद में पता चला कि भाई नहीं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर से पॉसिबल नहीं होगा, हमको निगेटिव नंबर्स भी लगेंगे। तो निगेटिव नंबर्स कब लगते हैं? जब आप लोन लेते हो कभी भी। जैसे आप बोलते हैं ना, डेबिट या फिर क्रेडिट सिस्टम आता है ना। आपने अगर किसी से लोन लिया तो इट्स लाइक ऑन क्रेडिट बेसिस, आपने ब्याज के ऊपर लोन लिया है, मतलब आपको वो चुकाना है, मतलब वो निगेटिव में आ जाए आपका बैलेंस। ओके, सो इट्स लाइक अ काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ अ निगेटिव नंबर्स। तो ठीक है, निगेटिव नंबर्स रिक्वायर्ड है, पॉजिटिव नंबर्स रिक्वायर्ड है, पर ये का सफिशिएंट है? ये सिर्फ और सिर्फ जब ये विद द एडवांस ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ क्या कि सिर्फ और पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव नंबर्स जो है वो सफिशिएंट नहीं है अगर हमको इस टाइप की एनालिसिस करनी है। तो क्या और लगेगा हमको, जिस हिसाब से हमारी एनालिसिस जो है वो आसान हो जाएगी। और इसको एनालाइज करने के लिए एक बंदे ने बहुत बहुत फाइट मारी, और वो था नथिंग बट जीन बैप्टिस्ट जोसेफ फोरियर। ये फोरियर बंदा जो है ना, ये इसने क्या किया कि उसने एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन दिया। ही हैज मेड अ बिग डिक्लेरेशन। बिग डिक्लेरेशन कौन सा किया उसने? उसने ये बोला कि कोई भी मुझे सिग्नल दे दो, कोई भी पीरियोडिक सिग्नल दे दो, कोई भी पीरियोडिक सिग्नल, ओके, उसको मैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूं, या फिर कोई भी पीरियोडिक सिग्नल को मैं कोई भी पीरियोडिक सिग्नल को उसके बिल्डिंग ब्लॉक से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मतलब अगर मेरे पास कोई पीरियोडिक सिग्नल है, लो कोई भी पीरियोडिक सिग्नल ले लो, मतलब साइन वेव ले लो, कोसाइन वेव ले लो, स्क्वायर वेव ले लो, ट्रायंगल वेव ले लो, कोई भी पीरियोडिक सिग्नल ले लो, उसे मैं सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये उसने बहुत बड़ा डिक्लेरेशन दिया। मतलब अगर मेरे पास साइन और कॉस दो वेव्स मेरे पास है, तो मैं कोई भी पीरियोडिक सिग्नल जनरेट कर सकता हूं। ये सबसे बड़ा क्लेम जो है ये फूरियर ने उस वक्त किया। तो वो दैट वाज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। सो वो आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये टर्म जो है ना बहुत गलत है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो इनफैक्ट आसान है। कॉम्प्लेक्स इज अ मिसनोमर। इट्स कॉल्ड एज अ काइंड ऑफ अ लैटरल एक्सिस। और कॉम्प्लेक्स एक्सिस जो है ना, ये बहुत ही गलत नाम दे रखा है मैथमेटिशियंस ने, बट वो इट्स अ लैटरल एक्सिस, इट्स अ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये सब क्या है ये हम देखेंगे यहाँ पे। तो मैं अपनी स्क्रीन फिर से शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे। ऑलराइट, तो हुआ क्या कि प्रॉब्लम यहाँ पे आई। मान लो कि मेरे पास एक एक पॉलिनोमियल है जिसका इक्वेशन, जिसका जो है रूट्स मुझे फाइंड आउट करने हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल लिया x² + 1 = 0। ये एक पॉलिनोमियल मैंने ले लिया, ठीक है। तो इसका इसका जो है ये रूट्स क्या होंगे ये आप पता करना है मुझे, ठीक है। x² + 1 = 0। अगर मान लो कि ये मैंने पॉलिनोमियल लिया और इसके अगर मुझे रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो वो क्या होंगे? तो इसको मैं देख सकता हूँ कि भाई ये जो x = क्या होगा, ये दिस इज इक्वल्स टू √(-1) ये आ रहा है। अब ये प्रॉब्लम ये था कि दिस क्वांटिटी वाज नेवर डिफाइंड इन मैथ्स अर्लियर। ये पहले क्वांटिटी थी नहीं। क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्योंकि हमारे पास जो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हैं, एंड दीज थिंग्स वी कांट रिप्रेजेंट ओनली विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स। क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर तो कभी हमने देखा ही नहीं था। ओके, मैथमेटिशियंस ने पहले कभी देखा नहीं था स्क्वायर रूट ऑफ। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम हियर, आई विल जस्ट स्टार्ट अगेन। या तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स की प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिफाइन किए। जे, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर दैट दे हैव डिफाइंड। ओके, सो व्हाट वाज सो पावरफुल अबाउट दिस जे?
जे या फिर आई इसको बोलेंगे, आई भी बोलेंगे इसको, जे भी बोलेंगे, जो भी है। हम आई यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल वालों का काफी फेवरेट है, क्योंकि ये आई जो है ये करंट के लिए यूज होता है, तो वी विल बी यूजिंग दिस जे टर्म। ओके, सो ये क्या है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, 1 मिनट, या ओके। सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इज क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर मैं एक्सिस ड्रॉ करूँ, लेट्स से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये होगी पॉजिटिव नंबर्स, ये होगी नेगेटिव नंबर्स, तो लेट इट बी पॉजिटिव, लेट इट बी नेगेटिव। अब हमने क्या किया, एक और एक्सिस ड्रॉ की। ओके, क्यों, क्योंकि इस पे दिस वाज नॉट सफिशिएंट। यहाँ पे 1 2 3 तो पता है, 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3, ठीक है, पर मुझे रूट ऑफ -1 ये कहाँ पे प्लेस करूं, क्योंकि देखो रूट ऑफ -1 ले लो, रूट ऑफ -2 ले लो, क्योंकि मुझे पता है कि 2 का स्क्वायर जो है वो 4 है और 4 का रूट जो है वो 2 है। पर ऐसा कौन सी चीज है जो मतलब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर देगा, दिस आई कांट रिप्रेजेंट ऑन दिस एक्सिस, ये कहां पे लिखूं मैं यहाँ पे, वी कांट। इसीलिए ये जरूरत पड़ी कि हमको ये नई एक्सिस डिफाइन करने की जरूरत पड़ी, एंड दैट इज नथिंग बट दिस इमेजिनरी एक्सिस और अ लैटरल एक्सिस। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ लैटरल एक्सिस। तो इसको हम डिफाइन करेंगे जे एक्सिस, यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे भी 1 या फिर जे रहेगा, 1j 2j, तो मैं ऐसे डिफाइन करूंगा जे 2j 3j 4j एंड सो ऑन, और ये हुआ -j -2j एंड सो ऑन। तो ये हुआ इमेजिनरी एक्सिस। अभी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं इसको, इसको मैं बोल लूंगा जे, लेट -1 अंडर रूट ऑफ -1 लेट इट बी जे। ओके, तो मैं इसको फिर कभी भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 प्लस √1 रूट ऑफ -1 2, ऐसा अगर दिया हुआ है तो आई कैन ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इट बाय 1 प्लस 2j। ओके, सो 1 प्लस 2j हम बराबर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 मतलब यहाँ पे और ये 2j मतलब यहाँ पे, मतलब दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी दैट पॉइंट। ओके, दिस इज गोइंग टू बी दैट पॉइंट 1 प्लस 2j। सो अभी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है, जहां पे हम देख रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट वही है कि हमको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ डील करना पड़ेगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड इन दिस फैशन, इट हैज टू एंटिटीज, यहाँ पे एक एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा और एक वाई कोऑर्डिनेट रहेगा, रियल कोऑर्डिनेट रहेगा और एक इमेजिनरी कोऑर्डिनेट रहेगा। इसी टाइप के हम कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन कर सकते हैं। नाउ दिस इज नॉट द ओनली वे ऑफ डिफाइनिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर, वी कैन रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिफरेंट फॉर्म ऑल्सो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे फिर से एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, यहाँ पे देखो, अगर मान लो कि मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करना है तो मैं कैसे करूंगा, हाँ भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका एक, ये अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं तो दिस इज गोइंग टू बी, देयर इज गोइंग टू बी सम रियल पार्ट, देयर इज गोइंग टू बी सम इमेजिनरी पार्ट, सो लेट इट बी, लेट्स से a plus bj। okay, so how can I represent this complex number, this is represented as a plus bj, okay, where or jb, whatever you want to write, this is a complex number. Now this is not the only way of representing this complex number, I can represent this called as a Cartesian format, Cartesian form, और उसका एक होता है पोलर फॉर्म, मतलब इसको डिफरेंट वे में मैं रिप्रेजेंट करता हूं। देखो यहाँ पे ये जो है, इसको अगर मैं थीटा बोलूं तो ये क्या हुआ, ये दिस एक्सिस क्या हुई, दिस इज आर आर साइन थीटा, और ये क्या हुआ, अपोजिट एडजेसेंट एक्सिस क्या हुई, ये दिस इज गोइंग टू बी आर कॉस थीटा एंड अपोजिट इज गोइंग टू बी आर साइन थीटा, वेयर आर इज नथिंग बट दिस रेडियस। सो ये हुआ आर साइन थीटा और ये हुआ आर कॉस थीटा। तो इस फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको ऐसे अल्टरनेटली लिखेंगे, आर ई पावर जे थीटा फॉर्म। क्यों, क्योंकि ये दिस इज आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा फॉर्म, वेयर आर इज नथिंग बट, वेयर आर इज डिफाइंड एज, ये बेसिक मैथ से आपको पता होगा, वेयर आर इज डिफाइंड एज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट दिस एक्स एंड वाई, आर ये जो है ना, ये आप आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा का स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट आर, और ये क्या हुआ, थीटा क्या हुआ, थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स, या फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने a और b लिया तो, सो इट इज नथिंग बट, सो लेट मी राइट दैट एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर is nothing but r square, r equals to, and of course theta is equals to tan inverse b by a,
ऑल राइट, सो ये हमको क्लियर हो गया कि जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये दो वे से रिप्रेजेंट हो सकता है। एक तो व्हाट इज कॉल्ड एज अ कार्टेशियन फॉर्म, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म जिसमें ये रेडियस रेडियस दे रखी है इसकी, ये क्योंकि ये सर्कल टाइप में हम डिफाइन करते हैं इसको, सर्कल टाइप में, ये इज आर एंड दिस इज द एंगल, ओके, थीटा इज द एंगल। Now, this complex exponentials plays a vital role in the signals and systems analysis. अब ये कौन सा vital role play करता है ये हम देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ सिग्नल्स हमने पहले ही साइनोसॉइड्स के बारे में पढ़ा। अब अनदर क्लास ऑफ इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ सिग्नल्स इज व्हाट आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स। हम डिफाइन कर रहे हैं व्हाट आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। देखो कॉम्प्लेक्स वर्ड पे मत जाओ क्योंकि ये काफी सिंपल चीज है, अगर आपको समझ में आएगी क्योंकि यही सब चीजें जो है ये सामने काम में आने वाली है। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल ये फिर कैसे कि अभी अपन नहीं ले पाएंगे, तो आप खुद से पढ़ लीजिएगा, मैं बस गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ही ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स, भाई कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स क्या है ना। एक्सपोनेंशियल तो हमको पता है, एक्सपोनेंशियल सिग्नल तो हमको पता है। एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स कैसे दिखते हैं, ये ऐसे। एक्सपोनेंशियल सिग्नल मतलब डिक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग हो, ये ऐसे टाइप में दिखते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मैंने सिग्नल ले लिया, लेट इट बी दिस बी टी, लेट दिस बी x of t। सो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, x of t इक्वल्स टू लेट्स से e पावर माइनस ए टी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सपोनेंशियल सिग्नल। क्यों? क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, एंड a if it is positive then we can simply draw this signal as a kind of an exponential signal, okay। पर हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल कुछ ऐसे दिखेंगे। अब उसको मैं ड्रॉ करना इतना आसान नहीं है, बट लेट मी फर्स्ट रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि दिस इज द मेजर चेंज हियर, दिस वन। सो x of t, it is represented as r e power minus, or we can say it at b, whatever it may be। so there will be a scalar, there will be e power minus j, यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, e पावर माइनस j a। this is how we can define a complex number, okay। this is how we can define a complex number। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों हुआ, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे j फैक्टर आ गया है ना, j फैक्टर आ गया है, एक्सपोनेंट में j फैक्टर आ गया है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। और यहीं से शुरुआत होने वाली है हमारा फोरियर डोमेन की। What is this complex exponential? This complex exponential plays very vital role in analyzing an LTI system। अब वो linear और time invariant system जो हमने परसों पढ़ी थी, okay, the importance of linear and time invariant systems, वो अभी यहाँ पे आने वाला है। देखो complex exponentials are so important class of signals because this this LTI system, जो भी LTI systems है, मान लो कि मैंने एक LTI system यहाँ पे ली, कोई भी LTI system ले लो, ओके, एक लीनियर एज वेल एज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम ले लो। दिस इज द एलटीआई सिस्टम, ओके, जिसमें सिंपल इनपुट है x ऑफ t, लेट्स से आउटपुट है y ऑफ t, और ये हुई एलटीआई सिस्टम। ये एलटीआई सिस्टम्स, दीज कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स आर इन फैक्ट व्हाट आर कॉल्ड एज आइजन फंक्शंस ऑफ एलटीआई सिस्टम। मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज कॉल्ड एज eigenfunctions, eigenfunctions of LTI system। अब ये क्या है भाई, ये नई टर्म जो मैंने इंट्रोड्यूस की, व्हाट इज दिस। इसका मतलब ये है कि जब भी आप इनपुट में कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल दोगे कोई भी एलटीआई सिस्टम को, अगर मैंने इनपुट में कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल दिया तो आउटपुट में भी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल ही आएगा। तो दैट इज द बिगेस्ट क्लेम दैट आई एम मेकिंग। If I give an input as a complex exponential, the output will also be a complex exponential. The mere change is going to be in the magnitude or in the phase। मतलब ये यहाँ पे कुछ चेंज होगा या फिर यहाँ पे कुछ चेंज होगा, बट पैटर्न सेम ही रहेगा। पैटर्न क्या रहेगा, सेम। पैटर्न सेम कैसे रहेगा, मतलब इनपुट अगर कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है तो आउटपुट भी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल ही रहेगा। आई मीन उसी टाइप में रहेगा, सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड और फेज में। सो लिख देता हूं यहाँ पे। सो इफ इनपुट टू, इसके ऊपर भी सवाल आए हैं है ना, आपको अगर इसे समझना चाहिए तो ये बेसिक से पढ़ो। इफ द इनपुट टू एलटीआई सिस्टम is a complex exponential,
then the output is also a complex exponential with possible change. पॉसिबल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता है, नहीं भी हो सकता. पॉसिबल चेंज वो तो सिस्टम पे डिपेंड रहेगा ना, इन द मैग्नीट्यूड और फेज. फेज किसको बोलेंगे? e पावर j समथिंग जो है वो फेज हुआ, मतलब ये जो है, this is the phase part. Okay, this is the phase part and this is the magnitude part. कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये फेज हुआ और ये मैग्नीट्यूड हुआ. r e power j theta form where r is nothing but the magnitude and theta is nothing but the phase. ये यहाँ पे जैसे r e power j theta है, this is the magnitude and this is the phase. ऑलराइट, सो ये हमने सीखा कि भाई कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल जो इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है, और ये यूनिक प्रॉपर्टी ये बोलती है कि भाई कोई भी एलटीआई सिस्टम को अगर हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल इनपुट देते हैं तो आउटपुट भी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल ही आता है. ओके, उसमें सिर्फ थोड़े बहुत चेंजेस हो गए जो मैग्नीट्यूड और फेज में रह सकते हैं. तो ये बहुत बड़ा क्लेम हमने किया हुआ है और इसी के बेसिस पे फोरियर ने जो है वो एनालिसिस उसकी दी या फिर थ्योरी उसकी दी. आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये थ्योरी जो है फोरियर ने, इसका बहुत बार पेपर रिजेक्ट हो चुका है. ओके, क्योंकि ये जो बाकी साइंटिस्ट थे ना, लैग्रेंज था, उसके बाद बहुत सारे ऐसे मैथमेटिशियंस थे जो उसके पैनल में थे जो उसका पेपर हमेशा रिजेक्ट करते थे. और मतलब बाकी 20 साल बाद, 30 साल बाद उसको, उसकी जब मौत आ गई तब उसको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन मिल गया. और फिर क्या, मतलब उसके बाद सभी ने इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया फोरियर ने. तो फोरियर ने क्या बोला, अभी हम आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर. अब ये बैकग्राउंड बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि लोगों को पता नहीं होता ये कॉम्प्लेक्स अचानक से कहां से आ गया, एक्सपोनेंशियल कहां से आ गया. तो फोरियर ने क्या बोला? नाउ लेट्स लुक एट द टॉपिक व्हाट इज कॉल्ड एज द फोरियर सीरीज. ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं. तो व्हाट इज दिस? फोरियर ने जैसे बहुत बड़ा क्लेम किया, जैसे मैंने कहा कि कोई भी पीरियोडिक सिग्नल जो है वो साइन या कॉस या फिर कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में रिप्रेजेंट कर सकता हूं. ये बहुत बड़ा क्लेम उसने दिया. मतलब इसमें बड़ी चीज क्या है, क्योंकि वो बोले ना मुझे कोई भी पीरियोडिक सिग्नल ले लो, मतलब लेट से मान लो कि ऐसे पीरियोडिक सिग्नल ले लिया मैंने. ओके, कोई भी पीरियोडिक सिग्नल ले लो, मतलब मान लो कि मैंने ऐसे एक पीरियोडिक सिग्नल ले लिया जो रिपीट हो रहा है एंड इट इज रिपीटिंग फॉर एवर. इफ दिस इज अ पीरियोडिक सिग्नल, इसको वो बोल रहा है कि नहीं, इसको भी मैं एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसको भी मैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से रिप्रेजेंट कर सकता हूं. कोई भी मुझे पीरियोडिक सिग्नल दे दो, उसको मैं जो है वो मैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल या फिर सिर्फ और सिर्फ साइंस और कोसाइन. क्योंकि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल क्या है? कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल मतलब क्या? e पावर j थीटा इज व्हाट? दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज व्हाट? r cos थीटा, यूलर इक्वेशन से r cos थीटा प्लस jr sin theta, right? Okay, क्योंकि e power j theta is cos theta plus j sin theta. Okay, we know this. This is from the Euler equation. इसको बोलते हैं यूलर इक्वेशन, है ना? तो इससे मैं रिप्रेजेंट करूंगा कोई भी पीरियोडिक सिग्नल को. तो ये मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर रहा हूं, यहाँ पे देखो. और उसने ये नहीं बोला कि ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से रिप्रेजेंट करेगा, वो बोला कि हार्मोनिकली रिलेटेड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मैं रिप्रेजेंट करूंगा. मतलब क्या? देखो यहाँ पे इसका मतलब ये कि कोई भी पीरियोडिक सिग्नल xp of t, any periodic signal can be represented as a linear combination of complex exponential e power j k omega naught t, where k is running from minus infinite to infinite. तो मैं समझाता हूं, देखो यहाँ पे any periodic signal, xp of t is any periodic signal, can be represented by a linear combination. Okay, a linear combination of complex exponential. ये complex exponential है ना, this is complex exponential. Not only complex exponential, a
this what is called as harmonically related complex exponential. This is called as harmonically related क्योंकि e power j theta नहीं, इस e power k times omega naught t है यहाँ पे. तो इसको मैं बताना चाहूंगा ये what is this. ये जो है k is nothing but an integer. Okay, 1 2 3 plus minus जो भी है. So it's an integer basically. Omega naught is the fundamental frequency. हमने फंडामेंटल के बारे में पहले ही पढ़ रखा है. फंडामेंटल पीरियड के बारे में देखा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब वो फ्रीक्वेंसी दैट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू व्हिच it's called as a minimal frequency with respect to which the other harmonics are defined. मतलब मान लो कि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर 10 है तो अदर हार्मोनिक्स क्या रहेंगे, मल्टीपल ऑफ 10, मतलब 20 30 -20 -30 एंड सो ऑन. So this ये k जो है ना, ये उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है. It is nothing but that's why it is called as a harmonically related. Harmonically related मतलब अगर 10 है तो उसके मल्टीपल क्या होंगे, इसके इंटीजर मल्टीपल क्या होंगे, 20 30 40 एंड सो ऑन. So if this is the fundamental frequency, these are the harmonics, other harmonics. Okay, these are called as other harmonics, the second harmonic, the third harmonic, the fourth harmonic and so on. और यही नहीं, प्लस माइनस. ओके, दोनों तरफ, क्योंकि इंटीजर जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है. सो ये इक्वेशन हमको ध्यान में रखना है कि xp of t, any signal can be represented using this what is called as a set of complex exponential. और इसके बारे में हम एक एग्जांपल देखेंगे फटाफट. मैं एग्जांपल लेता हूं. कोई भी पीरियोडिक सिग्नल उसने बोला है, कोई भी पीरियोडिक सिग्नल ले लो एग्जांपल. अब कोई भी पीरियोडिक सिग्नल लेना है तो मैं ऐसे ले लेता हूं. लेट्स से x of t equals to cos, लेट्स से pi by 5t, कुछ भी ले लो ना, पीरियोडिक ही तो लेना है. लेट्स से cos t, या फिर सिंपल ले लेते हैं, cos t ले लेते हैं. ठीक है, सिंपल सिग्नल cos t. ओके, अब ये क्या मैं इसको कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं. देखो यहाँ पे कैसे. सो x of t बाय यूलर इक्वेशन आई कैन रिप्रेजेंट दिस बाय व्हाट, e पावर jt प्लस e पावर माइनस jt बाय 2. अभी इसको अगर ध्यान से देखोगे और ये इक्वेशन के साथ अगर आप कंपेयर करोगे, देखो यहाँ पे, दिस कंपेयर दिस विद दिस इक्वेशन. ओके, सो लेट मी जस्ट रिड्यूस दिस, जूम इन. Yes. अरे yes, just compare this. ये जो है, ये इक्वेशन हमको जो मिला अभी, जो मैंने रिप्रेजेंट किया, just compare this thing with this thing. क्या मैं ये समेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल देख सकता हूं इसमें? हाँ, बिल्कुल देख सकता हूं. ये ए के क्या हुआ फिर? ए के आर कॉल्ड एज फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स. फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स. ओके, दीज आर कॉल्ड एज फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स. तो इसको देखो, ए के क्या हुआ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूं तो ए के क्या हुआ? सो फॉर दिस, व्हाट इज दिस ए के? यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूं, देखो यहाँ पे, कैन आई राइट दिस एज e पावर j1t हाफ प्लस हाफ e पावर j -1t. वही इक्वेशन मैंने लिखा, बस आपको इंडिकेट करने के लिए कि ये मैं फॉर्म में लिख सकता हूं या नहीं. दिस इज द फॉर्म, राइट? ए के क्या हुआ फिर? आप अगर ध्यान से देखोगे, ए के इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट. ये हुआ ए के, राइट? दिस इज द ए के. व्हाट इज द के वैल्यू हियर? ये के क्या हुआ यहाँ पे? के इज नथिंग बट 1 हियर, राइट? सो हियर के इज 1. दिस इज के वैल्यू. सो फॉर के इक्वल्स टू 1, दिस इज द कोएफिशिएंट. व्हाट इज द कोएफिशिएंट? सो a1 क्या हुआ, या फिर ए के जो भी है यहाँ पे क्या हुआ? हाफ. और यहाँ पे देखो दूसरे इसमें ये क्या हुआ? ये भी ए के हुआ, पर फॉर व्हाट के? यहाँ पे के क्या है? यहाँ पे के -1 है. के इक्वल्स टू -1. तो ये ए के क्या हुआ? ए -1 क्या हुआ? ए -1 इज अगेन हाफ. सो के इक्वल्स टू प्लस और -1, मतलब इसमें दो ही फूरियर कोएफिशिएंट्स प्रेजेंट है. कौन से? 1 के लिए और -1 के लिए. And which are those coefficient? That is nothing but half. The value of those coefficient is nothing but half.
ये हुआ इसका फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन. ओके, वेयर AK इज नथिंग बट हाफ. सो इसको हम ऐसे लिखेंगे, AK आर द फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स ऑफ this equation, this signal, which is nothing but half, and where this K is only plus or minus 1. इसमें सिर्फ एक ही K है, दो है इनफैक्ट, प्लस और माइनस 1. So this is the representation, the Fourier series representation of this signal. और एक सिग्नल लेते हैं, और एक सिग्नल हम लेते हैं एग्जाम्पल. देखो आपको कोई सवाल हो गया तो आप पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना. एग्जाम्पल कॉस की जगह पे हम एक साइन ले लेते हैं, है ना. इसको साइन इक्वल्स टू साइन टी. कौन बताएगा इसके फोरियर सीरीज के कोएफिशिएंट्स? फटाफट बताओ. एनीवन कैन जस्ट अनम्यूट योर माइक्रोफोन एंड टेल मी लाइक व्हाट आर द फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट. हमको एक के निकालना है, इसके फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स निकालना है. एक के क्या क्या रहेंगे बताओ फटाफट. इसको मैं सॉल्व कर देता हूं. कौन बता रहा है? फटाफट बताओ. दिस x of t, this sin t can also be represented as what? E power j theta minus e power minus j theta or t by 2j. तो अब कौन बताएगा कि what are the AKs for this? Who will tell the AKs? Let me see who is going to respond. Can anyone tell what are the values of AK? Fourier series coefficients इस सिग्नल के लिए क्या होंगे? Anyone? देखो यहाँ पे अच्छे से क्या करना है हमको. कोई भी अगर प्रॉब्लम दे दिया, उसको पहले ये साइन को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आया हूं, और उसके बाद मैं कंपेयर ही तो करना है इसको. किस इक्वेशन से कंपेयर करना है? कंपेयर हमको ओरिजिनल इक्वेशन से करना है. कौन सा ओरिजिनल इक्वेशन? ये ओरिजिनल इक्वेशन जो फोरियर सीरीज का इक्वेशन है, मेन इक्वेशन. इससे अगर मैं कंपेयर करूं तो आपको क्या करना है? सिर्फ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स के आपको कोएफिशिएंट्स निकालना है, दैट इज AK. तो इसको अगर कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स अगर हम निकालेंगे, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के कोएफिशिएंट्स अगर हम देखेंगे, तो कैन आई सी दैट दिस इज 1/2j e power j1t and this is minus 1/2j e power j minus 1t, right? So this is nothing but the Fourier series coefficients, right? Yeah, please mute your microphones. So this is what is called as the AKs. यहाँ पे AK क्या हुआ? यहाँ पे this is what is A1, right? Because this K is 1 here. This K is 1. So this is 1, K is 1. And for that K equals to 1, what is this AK? मतलब A1 क्या हुआ? This is nothing but 1/2j. यहाँ पे दूसरा एक present है which is nothing but minus 1/2j. So what is this? This is A minus 1, which is nothing but 1/2j का minus. And what is this? This is for K equals to -1. K equals to -1. तो इसके फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स क्या हुए? इसके फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट हुए 1/2j and -1/2j. At what values of K? K की वैल्यू क्या है? K equals to 1. यहाँ पे K की वैल्यू है 1 -1. सॉरी, यहाँ पे this is 1 and this is K equals to -1. इसको हम ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दोनों इसको देखो, कॉस के लिए जैसे हमको वैल्यूज मिली हाफ एंड हाफ. ओके, कॉस के लिए हमको जैसे वैल्यू मिली हाफ एंड हाफ, तो उसको हम साइन के लिए क्या मिली? 1/2j और -1/2. सो इसको हम ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखो यहाँ पे कैसे. तो इसको मुझे कॉस के लिए कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा. देखो ये हाफ है ना, हाफ एंड हाफ, दिस हाफ एंड हाफ, हाफ at K equals to 1 and at -1. So this is nothing but a K axis and the amplitude is AK. साइन के लिए क्या होगा? साइन के लिए हमने अभी देखा साइन का डेरिवेशन. तो साइन के लिए कुछ ऐसा होगा, राइट? उसमें क्या है? 2j और -2j ना, 2j और ये -2j. This is nothing but 1 and -1. ये क्या हुआ? K. ये क्या हुआ? K.
All right, so this is the graphical representation of the Fourier series. फोरियर सीरीज, तो ये हमको पता चल गया कि फोरियर सीरीज कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी ये साइन और कॉस रहा तो ये काफी चीजें आसान हो जाती है, हमने सिर्फ यूलर इक्वेशन लगा दिया और फिर हमको ये आंसर मिल गया। अब प्रॉब्लम ये है कि हर इतना सिंपल तो नहीं रहेगा हर कोई पीरियोडिक सिग्नल। जैसे मान लो कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर सिग्नल मैंने ले लिया, ओके, नाउ दिस इज नॉट दैट सिंपल सिग्नल। ये देखो, अगर मैंने ये सिग्नल ले लिया और उसको बोला कि इसके फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट फाइंड आउट करो, मान लो कि मैंने ये सिग्नल ले लिया जो पीरियोडिक है, जो एक समय के बाद रिपीट हो रहा है, लेट्स से ये रिपीट हो रहा है। क्या ये पीरियोडिक सिग्नल है? हाँ, ये पीरियोडिक सिग्नल है। क्यों? क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। ओके, सो लेट दिस बी रिपीटिंग आफ्टर सम टाइम। ओके, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय लेट्स से एक ये लेट्स से फॉर एग्जांपल टी नॉट के बाद वो रिपीट हो रहा है। ओके, वेयर टी नॉट इज नथिंग बट द पीरियड ऑफ दिस सिग्नल। ओके, पीरियड ऑफ दिस सिग्नल, पीरियड और फंडामेंटल पीरियड हम बोलेंगे जिसके बाद ये सिग्नल रिपीट हो रहा है। सो दिस इज नथिंग बट टाइम, लेट दिस बी एक्सपी ऑफ टी। अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है तो ये इतना आसान नहीं होगा। ओके, इसके लिए हमको फॉर्मूला लगेगा विच इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज द एनालिसिस इक्वेशन। द एनालिसिस इक्वेशन हमको लगेगा फोरियर सीरीज का। मतलब क्या? हमको तो ये पता है, हमको अभी मैं वो डिराइव नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली कोड कर रहा हूँ इक्वेशन। देखो, फोरियर सीरीज क्या बोल रहा है कि कोई भी पीरियोडिक सिग्नल एक्सपी ऑफ टी I can represent that using a linear combination of a complex exponential. ये हुआ ना, e power j k omega naught t, where this omega naught is nothing but the fundamental frequency, and that can also be represented as what? Omega naught is the fundamental frequency, that is nothing but 2 pi by t naught. और दूसरा जो है, दूसरा इक्वेशन, अगर हमको a के फाइंड आउट करना है, राइट, वी वांट टू फाइंड द फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट। तो फोरियर सीरीज को निकालने के लिए एक और फॉर्मूला है जो उसको बोलते हैं हम द एनालिसिस इक्वेशन, दैट इज नथिंग बट ak इक्वल्स टू दिस इज नथिंग बट ak इक्वल्स टू 1 upon t naught, whatever t naught is the period, integration over a period of t naught xp of t e power minus same j k omega naught t d t. This is called as the synthesis equation. अब इन दोनों को मैं एक emphasis कर लेता हूँ इसको. This is what is called as the analysis and the synthesis equation of the Fourier series. So ये क्या हुआ? Analysis and synthesis equation. ये क्या हुआ? फोरियर सीरीज। अगर मान लो कि मेरे पास ये देखो कैसे है, ये इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहाँ पे ये सिग्नल मेरे पास दिया है एक्सपी ऑफ टी। एक्सपी ऑफ टी के अगर फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालने हैं तो ये इक्वेशन अप्लाई करो। अगर फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट दे रखे हैं और मुझे सिग्नल पता करना है कौन सा है, देन ये इक्वेशन लगा। ओके, वी कैन रिप्रेजेंट any periodic signal using these Fourier coefficients, and Fourier series coefficient can be calculated using this AK. And what is this AK means? Is AK is equal to 1 upon T naught, where T naught is nothing but the period. T naught is nothing but the period. Period मतलब किस समय के बाद वो रिपीट हो रहा है, which is nothing but 2 pi by omega naught. Okay, when k is an integer, k is an integer. तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमको अगर इसको कैलकुलेट करना है तो एक पीरियड के ऊपर इसका इंटीग्रेशन ले लो। व्हाट इज दिस? दिस इंडिकेट्स इंटीग्रेशन ओवर अ पीरियड। दिस इंडिकेट्स इंटीग्रेशन ओवर अ पीरियड। तो इस एग्जांपल के लिए हम सॉल्व करते हैं। देखो थोड़ा सा हेवी होगा, क्योंकि अभी बहुत बड़ा पोर्शन बाकी है, बट दिस इज द स्टार्टिंग। ओके, आई एम नॉट स्किपिंग एनीथिंग, आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग। ये आपको समझना चाहिए क्योंकि काफी आसान भाषा में बता रहा हूँ ये these things, क्योंकि these things के ऊपर ही आपके बाकी सारे फंडामेंटल्स जो है वो डिपेंड रहेंगे। फोरियर ट्रांसफॉर्म है, लैप्लास है, जेड है, तो काफी सारा जो है ना वो मैथ रहेगा। और दीज आर द फंडामेंटल्स। ओके, ये फोरियर सीरीज के बाद ये तो कंटिन्यूअस टाइम में होगी, उसके बाद फिर वो डिस्क्रीट आएगा, फिर लैप्लास आएगा एंड सो ऑन। तो इसको हम सॉल्व करते हैं ये एग्जाम्पल की तरह रखिए। आपको ये एग्जाम्पल्स ये इक्वेशंस कैसे अप्लाई करना है ये मैं एग्जांपल के जरिए बताता हूं। देखो ये सिग्नल मैंने ले लिया, दिस इज द सिग्नल दैट आई एम टेकिंग। ओके, नाउ इसको क्या करेंगे, मुझे AK निकालना है। ऑलवेज फोरियर सीरीज निकालनी है मतलब मेरे को AK निकालना है।
ए के निकालने के लिए मेरे को ये इक्वेशन अप्लाई करना है। ये इक्वेशन क्या बोलता है कि मेरे को एक पीरियड के ऊपर इंटीग्रेशन ले लो। अब ये इसका एक पीरियड कौन सा हुआ, दिस इज वन पीरियड, मतलब यहां से तो यहां तक की एक पीरियड है। आप कहीं पे भी पीरियड ले सकते हो, 0 टू t0 ले लो, या फिर माइनस t0/2 टू t0/2 ले लो, कोई भी इंटरवल ऑफ t0। इसका मतलब क्या, ये जो मैंने ये ब्रैकेट्स जो दे रखे हैं, ओके, लेस देन और ग्रेटर देन वाले, दिस सिंपली इंडिकेट्स दैट ओवर अ पीरियड। ओवर अ पीरियड मतलब क्या, एक पीरियड। अब ये एक पीरियड कोई भी रह सकता है, 0 टू t0 ले लो, या फिर माइनस t0/2 टू t0/2 ले लो, या फिर कोई भी इंटरवल, उसका सिर्फ जो लिमिट है, मतलब हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो है, दैट शुड बी इक्वल्स टू t0। मतलब ये मैं 0 टू t0 ले सकता हूं, या फिर मैं ऐसा भी ले सकता हूं माइनस t0/2 टू t0/2। ये भी तो एक पीरियड हुआ ना, क्यों, क्योंकि इसका जो, अगर मैं ऐसा गिनूं तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वन पीरियड, दैट इज नथिंग बट t0। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वन पीरियड, दैट इज नथिंग बट t0। एक पीरियड के अंतर्गत वो उसका इंटीग्रेशन ले लो। तो ये तो काफी आसान हो गया, एक ये पीरियड के ऊपर इसका इंटीग्रेशन ले लो। हमको पता है कि ये सिग्नल जो है यहां से यहां तक तो जीरो ही है, और यहां से यहां तक भी जीरो है। तो हम क्या करेंगे, अब बचा क्या, ओनली दिस पार्ट इज लेफ्ट। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट, एंड वॉट एवर दैट पार्ट कुड बी, मे बी फ्रॉम माइनस t1 टू t1, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कोई भी वैल्यू ले लो, लेट्स से माइनस t1 टू t1, कोई भी वैल्यू ले लो। अगर ये t0 जो है 10 है, तो ये क्या हुआ, t1 5 हुआ। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट t0 बी इक्वल्स टू 10, लेट t1 बी इक्वल्स टू 5। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है अपने को, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये क्या होगा फिर, 1/10, और ये कहां से कहां तक होगा, -5 टू 5। सो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन। सो दिस ak इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1/t0। t0 क्या है, 10, इंटीग्रेशन ओवर अ पीरियड मतलब -5 से 5 ले लो, या फिर 0 से 10 तक ले लो, कोई भी ले लो। मैं -5 to 5 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो इजी रहेगा मेरे लिए, सिर्फ एक इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं तो फिर अगर 0 टू t0 या फिर 0 टू 10 लेता हूं मैं, तो मुझे दो इंटीग्रेशन सॉल्व करने पड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि मेरे पास दूसरा भी 0 टू t0 लेता हूं, तो ये इंटीग्रेशन भी आएगा और ये इंटीग्रेशन वाला भी आएगा, तो ये मैं अवॉइड कर रहा हूं दो इंटीग्रेशन। तो द इंटीग्रेशन इज फ्रॉम -5 to 5, एंड व्हाट इज दैट, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, दिस सिग्नल, द सिग्नल इटसेल्फ। ये सिग्नल क्या है, ये 1 है सिग्नल, दिस सिग्नल इज व्हाट, दिस इज 1। सो इंटीग्रेशन इज 1, एंड व्हाट इज लेफ्ट, e पावर -j k ओमेगा नॉट t dt। अब मुझे पता करना है कि ओमेगा नॉट क्या है। हमको पता है ये ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा नॉट इज नथिंग बट 2π/t0। और t0 क्या है, t0 हमको पता है, t0 तो 10 है। मतलब ये क्या हुआ, दिस इज इक्वल्स टू π/5। क्यों, क्योंकि t0 जो है वो 10 है, तो ये क्या हुआ, π/5। तो अभी ये आसान हो गया, इक्वेशन काफी आसान हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे। सो द इक्वेशन इज गोइंग टू बी ak equals to 1/10 integration -5 to 5 e पावर -j π/5t। इसको तो अभी सॉल्व कर सकते हैं, dt दिस इज इक्वल टू, ये काफी आसान है, 1/10, ये क्या हुआ, e पावर -j πt। ओके, सो इट्स, पहले तो इसका इंटीग्रेशन लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन e पावर -j π/5t डिवाइडेड बाय -j π/5, और इसके लिमिट्स -5 to 5। तो सॉल्व करते हैं। व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव अस, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये इधर चला गया, 5 उधर चला गया, तो ये 1/2 -2j, और ये हो गया पाई ना, -2πj हो गया। उसके बाद ये क्या हुआ, e पावर -j πt अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज नथिंग बट e पावर j πt विच इज इक्वल्स टू 1/, अब ये माइनस साइन में अंदर ले लेता हूं ताकि मुझे ये अच्छे से फॉर्म में मिल जाए, प्लस j πt माइनस e पावर -j πt, क्योंकि मैंने साइन अंदर ले लिया, एंड डिवाइडेड बाय 2j π। ओके,
अब ये हमको पता है ये क्या है, व्हाट इज दिस, वी नो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट अ साइन वेव का इक्वेशन है, e पावर j थीटा माइनस e पावर माइनस j थीटा अपॉन 2j, इट इज नथिंग बट साइन का इक्वेशन। सो ये क्या हुआ, साइन पाई t अपॉन पाई, दिस इज नथिंग बट अ साइन ना, ये साइन का इक्वेशन हुआ, साइन पाई t का। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द फोरियर सीरीज। ओके, के भूल गया ना अपन, के भूल गए, के कहाँ है, के भूल गया, where is k, yes k रह गया था यहाँ पे, just have the k here, k there, k यहाँ पे भी आएगा, this nothing but k here, all right, so this is nothing but the Fourier series of this square wave। ओके, सो इसी टाइप से आप जो है कोई भी आपको पीरियोडिक सिग्नल अगर दे दिया तो आप फोरियर सीरीज के कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, गेट में किस टाइप के सवाल पूछे गए थे, फटाफट मैं ले लेता हूँ। देखो 1998 में ये डीसी कंपोनेंट वाला पूछा था। डीसी कंपोनेंट इज नथिंग बट व्हेन k इक्वल्स टू 0। ओके, DC component is nothing but when k equals to 0। तो इसका DC component क्या हुआ, it is nothing but when k equals to 0। यहाँ पे इस इक्वेशन में डालो k equals to 0, k equals to 0 अगर डालोगे तो this is nothing but 10 by 10, so it is 10। ये क्या होगा, ये DC component is nothing but the half value of it। okay, ये average value of one wave। तो यहाँ पे अगर k equals to मैंने यहाँ पे अगर 0 डाल दिया तो anything to the power 0 is 1, एंड उसके बाद इसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा मुझे, राइट। तो इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन लेने के बाद whatever you find is nothing but the DC component, that is nothing but the average value of this signal। This average value is nothing but half here, so you will get the value as half। okay, तो यही सवाल, यही जो मैंने लिया है प्रॉब्लम, that has been asked in 1998। उसके बाद इसी टाइप के कुछ सवाल पूछे थे। देखो यहाँ पे 2017 में भी एक रिसेंटली फोरियर सीरीज के ऊपर सवाल आया था, आप देख सकते हो। तो जैसे उन्होंने प्रॉपर्टीज के ऊपर पूछे थे, तो हमेशा ध्यान रखना गाइस कि कोई भी ट्रांसफॉर्म या फिर सीरीज पढ़ना है, उसके प्रॉपर्टीज कभी मत भूलना। प्रॉपर्टीज के ऊपर काफी सारे सवाल आते हैं, तो ये पूछा गया था 2017 में। उसके बाद जैसे डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज पे भी काफी सारे सवाल आ चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2015 में ये डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज के ऊपर सवाल आया था, जिसमें A31 की वैल्यू पूछी गई थी, 31st फोरियर कोएफिशिएंट की वैल्यू पूछी गई थी। काफी आसान सा सवाल था, बट अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता तो आप ये सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज, वो फोरियर सीरीज के प्रॉपर्टीज है ये। आप प्रॉपर्टीज जो है वो ध्यान में रखिए, आप किताबें पढ़िए। ओके, डोंट रीड नोट्स, ओके, जस्ट रीड बुक्स। और मैं बुक्स भी बताना चाहूंगा, अभी वी आर टू द एंड ऑफ दिस सेशन, सो आई विल जस्ट स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन एंड आई विल जस्ट टेल यू दैट you know this signals and systems के बारे में what you can do is you can just use the books OpenAM। okay, OpenAM यूज कर सकते हो, OpenAM एंड शेफर की किताब आती है, तो वो आप यूज कर सकते हो। दैट इज द बाइबल, दैट इज द गीता ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, तो आप वो यूज कर सकते हो। उसकी अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स सॉल्व करो, और उसके शॉर्म सीरीज भी आती है एक साइन ये इसकी सिग्नल्स एंड सिस्टम्स की, वो सॉल्व करो। उसके बाद अनसॉल्व ये गेट के क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज, वो सॉल्व करो। उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाओ, तभी आप कर पाओगे। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कम है, ओके, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि काफी बार अलग अलग सवाल पूछते हैं, बहुत वेराइटी ऑफ सवाल पूछते हैं, तो आपके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग होने चाहिए। और ये 4 दिनों में मैंने यही कोशिश की कि आपके फंडामेंटल्स जो है वो स्ट्रांग जो है थोड़ा बहुत हो जाए। तो सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ओवर टू यू रोहिणी मैम। So if you have any questions, I can ask. Yeah. If anybody having the questions, किसी को कोई डाउट होगा तो अभी सर को पूछ लो, क्योंकि दिस इज द लास्ट सेशन, टुडे इज द लास्ट सेशन फॉर द सिग्नल एंड सिस्टम सब्जेक्ट। कुणाल, आर्यन? No ma'am, no doubt. Ma'am, it's clear. Okay. Thank you so much sir for wonderful sessions whole hour the week. So thank you so much for Gaikwad Patil Group of Institution. We thank you for joining our sessions and guiding us all the students regarding this signal and system subject for the GATE preparation. So thank you so much sir.
we will be in contact with us, sir, if the students are having some problems after they studying the subject. So I will share some points to you, sir. So thank you so much. Sure. They're most welcome. Yeah. Thank you so much, Rohini ma'am. Thank you so much, the management, for giving me this opportunity to come in front of you. And Yeah, if you have any doubts, of course, I'll be most happy person. Yeah. Thank you yes, so much. yes. Okay. Thank you so much, sir.